आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो हम सभी अपने दैनिक जीवन में प्रकाश की किरणों का गुजरते हुए अनुभव करते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी मेरे ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणें डायरेक्टली मेरे ऊपर आ रही हैं, लेकिन प्रकाश की किरणों का माध्यम क्या है? तो हमारे और प्रकाश की किरण के बीच में जो माध्यम है वो वायु है। तो ओनली वायु है, इसलिए प्रकाश की किरणें डायरेक्टली अपने रास्ते पे स्ट्रेट वे में आ रही हैं और हम पे गिर जा रही हैं। ये क्या है? एक तो ये सिंपल वे है, ये प्रकाश की किरणें सीधे आ रही हैं और आपतित हो रही हैं, हम पर गिर रही हैं। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें जो मेरे ऊपर आ रही हैं, गिर रही हैं, इनके बीच में और अन्य चीजों को जो ऑलरेडी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हैं, इनको अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए तो प्रकाश की किरणें मेरे ऊपर गिरेंगी तो बट उनको रास्ते में अपने बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि उनका माध्यम चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी कांच के पीछे खड़ा हूं, आप मान सकते हैं कांच का एक पर्दा है और प्रकाश की किरणें जो हम पे डायरेक्टली आ रही थी अब डायरेक्टली ना आकर हमारे बीच में और प्रकाश की किरणों के बीच में कांच का पर्दा लग गया है। तो सबसे पहले तो प्रकाश की किरणें कांच के उस पर्दे के ऊपर गिरेंगी, उसके गिरने के फलस्वरूप इंटर करेंगी प्रकाश में, प्रकाश की किरणें कांच में कुछ देर तक रहेंगी और जस्ट उसके बाद जब बाहर फिर से आएंगी तो हम जो कि वायु के माध्यम में खड़े हुए हैं हमारे ऊपर गिरेंगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए प्रकाश की किरणों का माध्यम बदल जा रहा है, भले वो कुछ ही देर के लिए बदल रहा है, लेकिन इस कुछ देर के माध्यम बदलने के दौरान उसकी गति में भी परिवर्तन आ जाता है। इस पूरे घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो माध्यम का बदलना होता है, अर्थात प्रकाश की किरण जिस माध्यम में चल रही है उससे बदलकर किसी और माध्यम से गुजरते हुए जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित होने के बाद ही उस वस्तु तक पहुंचती हैं। ये जनरल होता है कि ये प्रकाश का अपवर्तन, ये जनरल टर्म्स में आ जाएगा। बट अगर एग्जाम के क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रकाश की किरणों का यह घटना जो अपवर्तन की घटना कहलाती है, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है उसको हम डिफिनीशन के थ्रू समझेंगे। तो हम कह सकते हैं, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में पहुंचती हैं तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे द फिनोमिना ऑफ लाइट बाय विच द इंसिडेंट रेज और light rays deviates from its original path during entering in any other medium. This is known as the refraction of light। यानी कि किसी another transparent medium में जाते वक्त प्रकाश की किरणों को अपने मार्ग से कुछ हटना पड़ता है। अब वो प्रकाश की किरणें अपने माध्यम से जब हटती हैं, अपने रास्ते से जब हटती हैं तो इस बीच में कई सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और रिटन। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन का मेन रीजन होता है इसके माध्यम का बदलना, अर्थात वायु से कांच में आना या कांच से वायु में जाना या वायु से जल में आना। कोई भी पारदर्शी माध्यम में जब पहुंचती है तो इसकी स्पीड में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माध्यम के बारे में। माध्यम क्या होता है? और तो देखिए प्रकाश के टर्म में माध्यम यानी मीडियम को हम दो तरीके से समझते हैं, केवल दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कंपैरेटिव क्या होता है? जिसे हम वायु से कहाँ गए? कांच में गए, प्रकाश की किरण वायु से जाके कांच में जा रही है तो वायु कैसा होता है? वायु का घनत्व तो कम होता है और कांच का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो प्रकाश की किरणों को चलने के लिए इसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये ज्यादा तेजी से गति कर पाएगा, और जबकि कांच में जाने के लिए इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इसकी स्पीड कम ही रहेगी। स्पीड इसमें क्या होगी? कम, और इसमें कैसे होगी? स्पीड ज्यादा। ठीक है, तो यही मेन रीजन होता है जिसके कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं।
तो माध्यम आप दो ही तरीके से समझेंगे। एक कैसा होता है जिसमें डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी की, है ना, और यानी घनत्व, और एक में क्या होता है डेंसिटी हमारी हाई होती है। तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, ठीक ना, यहाँ पर लो लिख लेते हैं, यहाँ पर हाई। तो इन दोनों को एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी जहां होती है रेयरर मीडियम, और जहां पर हाई डेंसिटी होती है उसको क्या कहते हैं डेंसर मीडियम। नाम से ही स्पष्ट है ना, डेंस यानी कि यहाँ पर क्या होगी डेंसिटी ज्यादा, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां कौन स्पीड में जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा। सड़कों पर भीड़ रहने पर भी लोग क्या करते हैं स्लो जाते हैं, यानी डेंसिटी जब ज्यादा होती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है कम, और जब स्पीड कम और ज्यादा हो जाएगी तो प्रकाश की किरणें क्या करती हैं अपने रास्ते से विचलित होना शुरू हो जाती हैं। तो हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि उनके माध्यमों का हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, और यहाँ पर हमको उसके स्पीड के बदलने की वजह से रास्ते का बदलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, वायु से आ रही है, यानी ये कैसे माध्यम है। अब आप खुद ही बोल सकते हो भैया ये तो क्या है रेयरर मीडियम है। अब वायु से आ रही थी ऐसे, और अचानक रास्ते में एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है, ये रहा कांच का टुकड़ा। अब ये कैसा होगा, तो ये बताइए कैसा मीडियम होगा, तो जल्दी बताइए ये क्या है रेयरर, और ये क्या है डेंसर, ये कैसा होगा डेंसर होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और ये अंडरस्टूडेबल है ना, कि आप समझ सकते हो। अब इस दौरान तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे चली आ रही थी, और यहाँ कहीं जैसे ही शुरुआत में कांच का टुकड़ा मिलता है तो कांच की पहली बात तो ये एक सतह होगी, किसी भी चीज पे जब कोई चीज टकराती है तो उसकी एक सतह होती है ना। तो इसकी सतह कैसी है, बिल्कुल ये प्लेन है, हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है ना। तो क्षैतिज सतह पर जैसे ही प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के लिए एक बिंदु होता है जिसको हम नाम देंगे आपतन बिंदु, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारी इंसिडेंस हो रही है, और यहाँ पर टकराने के बाद क्योंकि ये क्या है ये माध्यम हमारा थोड़ा सा कैसा है डेंस है, इसको जरा तिरछा कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब ये कैसी प्रकाश की किरण तिरछी ऐसे आ रही थी, और उसके बाद क्या करी यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ से ये मान के चलिए अगर कुछ ना मिलता टकराने को तो ऐसे सीधी निकल जाती, इमेजिन करिए कि एकदम सीधी निकल जाती, लेकिन टकरा गई है तो क्या करेगी अपने रास्ते से विचलित होगी। तो विचलित होने पे आप ऐसा ही मान सकते हो कि ऐसे सीधी न जाके इस ओर चली जाए, और या तो सीधी न जाके इस ओर, यानी दो ओर आने की पॉसिबिलिटी बनती है जब एक प्रकाश की किरण तिरछी किसी सतह पर, किसी समतल सतह पर तिरछी यानी इंक्लाइंड यानी ऑब्लिकली टकराती है। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस किए कि प्रकाश की एक किरण थी, यानी पहला चीज इंसिडेंट रे था, ये हमारा क्या था इंसिडेंस रे था, और दूसरा क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। अब क्या होता है, तो अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक चीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम ऑब्जर्वेशन पूरी तरीके से अपना क्लियर कर पाते हैं कि प्रकाश की किरण जाएगी किस ओर, इस ओर भागेगी या इस तरफ झुकेगी, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होता क्या है कि हम लोग एक काल्पनिक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब क्या होता है, एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो कि सतह से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और कहां से खींचा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो आप समझ सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और यहां से हम लोग सतह से लंबवत, यानी ये हमारी सतह ऐसे क्षैतिज है तो लंबवत ऊर्ध्वाधर जाएगा, और कहां से जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो हम यहां से क्या करेंगे एक नॉर्मल खींच लिए, इसका नाम क्या होता है अभिलंब होता है। वास्तव में इसका बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो हम लिख देते हैं पहला पॉइंट हमने ऑब्जर्व कर लिया इंसिडेंट रे, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा नाम दे दे रहा हूं, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे था कैपिटल आई, ठीक है। अब ये क्या करता है अभिलंब खींच लिया, अभिलंब कहां पर होता है उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर होता है, और कैसा होता है तो सतह से लंबवत होता है, यानी सतह के बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। इसका क्या रोल है, तो यही निर्धारण करता है कि प्रकाश की किरणें माध्यम बदलने पर किस ओर बढ़ेंगी। तो ये बताइए ये क्या है नॉर्मल, ठीक है, और ये कैसा माध्यम है ये डेंसर माध्यम है। जब हमारा लाइट डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर नहीं भागता बल्कि नॉर्मल के करीब आता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा नॉर्मल ऐसे है, एक्चुअल जाता दिखा दे रहा हूं, एक्चुअल ऐसे जाता ये रे एक्चुअल कुछ ना डिस्टर्बेंस मिलता तो ऐसे जाता, लेकिन ये बताइए डिस्टर्बेंस मिला बिल्कुल, कैसा डिस्टर्बेंस है हार्ड है डेंसर है, तो किधर जाएगा ज्यादा भाग नहीं पाएगा, नॉर्मल की ओर चिपक जाएगा, समथिंग यूं आ जाएगा। बात समझ में आया। तो अब हमारी घटना क्या हो गई कंप्लीट। तो एक चीज और पहले लिख लेते हैं क्या कि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था जिसका बहुत बड़ा रोल है। अब समझ में आ गया होगा आपको नॉर्मल का रोल क्या है।
तो नॉर्मल का रोल ये होता है कि वही आपको बताएगा कि डेंसर मीडियम में जा रहा है तो किधर जाएगी, और रेयरर मीडियम में जा रहा है तो किधर जाएगी। तो हमने नॉर्मल की मदद से देखा कि जब प्रकाश की किरण रेयरर से डेंसर में जाती है तो प्रकाश की किरण ज्यादा नॉर्मल से दूर नहीं भागती बल्कि नॉर्मल की करीब आती है, नॉर्मल की ओर चली जाती है। तो ये देखिए यहाँ एक बड़ा सा कोण बन रहा था, इस कोण का नाम क्या देंगे हम लोग, इसका कोई एंगल का नाम देते हैं। मान लीजिए स्मॉल आई एंगल बना रहा है तो इसका नाम दे देते हैं क्या, इंसिडेंट। क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है, जब इंसिडेंट एंगल बन चुका है तो अब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में एंट्री की, और एंट्री करते ही क्या हुआ, अपने रास्ते से विचलित होकर किस ओर भागी, नॉर्मल की ओर भागी, और ये नॉर्मल से एक एंगल बना लेती है। तो हमने दोनों एंगल किस पर देखे, एक्चुअल रे पर देखे। ये तो इसका केवल एक काल्पनिक रास्ता था जहां से गुजरता, तो ये क्या बना रहा है, एंगल आर बना रहा है। क्यों, इसके नाम के ऊपर, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दूसरी रे क्या होता है, जैसे ये इंसिडेंट रे है वैसे इस रे का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे ने क्या किया, एक एंगल बनाया, किसके साथ बनाया, नॉर्मल के साथ बनाया, इसी नॉर्मल के साथ। क्या क्या नाम है एंगल का, स्मॉल आर। तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, पांचवा नाम दे रहा हूं इसको, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इतना हो गया। तो आपने देखा इंसिडेंट रे ये रहा, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ठीक है, नॉर्मल ये रहा हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज के निर्धारण में, कि हमारी प्रकाश की किरण झुकेगी नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर हटेगी, और ये डिपेंड करता है किस पर, माध्यम पर। पहले रेयर से आ रहा था, अभी किस में पहुंच चुका है वो, डेंसर में। तो डेंसर में आता है तो कैसे हो जाता है, वो झुक जाता है, ठीक है, इधर की ओर झुक गया है। और उसके बाद हमने क्या देखा, इंसिडेंट एंगल देखा, यहां पर बना हुआ था, और उसके बाद हमने क्या देखा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमने पूरी तरीके से देख लिया कि प्रकाश की किरण किस प्रकार से अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। अब हम दूसरे तरीके का देखेंगे। क्या देखेंगे, इस बार हम देखेंगे पहले से ही वो डेंसर में होगी, लेकिन जब आएगी तो रेयरर में। जैसे मैं मान लो कि कोई प्रकाश की किरण निरंतर कंटिन्यू क्या कर रहा है, ग्लास में ही ट्रेवल कर रहा है। वो किसी ग्लास में ट्रेवल कर रहा था और ग्लास से उसको बाहर निकलना हो रहा है। देखिए ऐसे ग्लास में आ रहा था ऐसे, अब यहां तक तो ग्लास था, इसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या था, ग्लास था, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, डेंसर मीडियम में था, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, एयर है, वायु है। वायु कैसा होता है, तो ये ग्लास था, ठीक है, और ये एयर है, और एयर कैसा होता है, रेयरर होता है। तो अभी क्या आ रहा है, रेयर में। फिर से वही फिनोमिना होगा, वही घटना दोबारा देखने को मिलेगी कि इंसिडेंट रे आती है, और जैसी सतह मिलता है जहां से बदलाव होना है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड सरफेस बोलते हैं, यानी कि अपवर्तनी, यहाँ पे अपवर्तन होना है, अपवर्तन की सतह बोलते हैं। तो अपवर्तन की सतह पर जैसे किसी पॉइंट पर टकराएगी, उस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। कैसा होता है, तो सतह से लंबवत। तो सतह हमारा ऐसा है तो लंबवत ऐसे, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। बहुत बड़ा रोल होगा, बिल्कुल। ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब हम तीसरा चीज क्या देखते हैं, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखेंगे यहाँ माध्यम कैसा है, डेंसर, और यहाँ कैसा है, रेयर। तो हमारी जो प्रकाश की किरण अब अपने रास्ते से बदलाव करेगी। एक्चुअल रास्ता क्या होता है, एक्चुअल रास्ता तो ये होता, लेकिन बदलाव करने के बाद किधर को जाएगी, तो हमें पता है जब उसे डेंसर फील होता है तो नॉर्मल की ओर झुकती है, लेकिन जब डेंसर फील नहीं होगा तो पहले के कंपैरिजन में नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यानी जो अभी इधर जा रही है तो नॉर्मल से इतनी दूर पर चली जाएगी, एक निश्चित दूरी पर, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितनी दूर पर जाएगी, अभी उसका रूल बताएंगे। तो ये क्या हो गया, तो नॉर्मल से तो दूर हो गया ना पहले कंपैरिजन में, एक्चुअल में इतना होता लेकिन दूर हो गया। यहाँ पे दूरी दिखी आपको, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल आर। आई थिंक इतना आपके लिए सफिशिएंट है। हमने दोनों घटनाएं बता दी, जब डेंसर से रेयरर में आता है, और इससे पहले हमने क्या बताया था, रेयरर से डेंसर में जब जाता है। तो प्रकाश की किरणें ऐसी घटनाएं कर रही हैं। अब आपने देख लिया, बाकी सारे पॉइंट्स हमने समझा रखे हैं। अब इसके बारे में नियम किसने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। और काफी डिटेल में इसके पूरे रूल्स को कवर करेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, मैंने बता रखा है कि स्पीड जो होती है लगातार चेंज होती है माध्यम बदलने की वजह से। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक क्या होगा, किसने, स्नेल्स ने नियम दिए थे, स्नेल का नियम है ना। तो ये क्या होगा, स्नेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।